गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैट्रिसेस में 3 लेक्चर हो गए हैं और मैंने कल आप लोगों को लास्टली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया। और जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात आती है तो फिर एक बात उसके साथ में ये भी आती है कि हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जिन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। अब इसके बाद ज़्यादा नहीं बोलना है, डिटर्मिनेंट में हम बोल चुके हैं। अगर किसी सिस्टम को सॉल्व करते वक्त सॉल्यूशन है तो सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है, और अगर नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाता है। यानी सिस्टम का सॉल्यूशन है तो सॉल्वेबल यानी कंसिस्टेंट, अनसॉल्वेबल तो इनकंसिस्टेंट। तो हम यहाँ के ऊपर ये देखेंगे कि हम सिस्टम को हमें कोई सिस्टम दे रखा है और हम उसमें मार्टिन रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, यानी सिस्टम कंसिस्टेंट है और या नहीं है। यानी अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी। देखिए इसमें मैं आप लोगों को ये हम लोग यहाँ के ऊपर कंसिस्टेंसी पढ़ रहे हैं और इसमें मैं आपको एक एक सवाल जो है वो पूरा करके दिखाऊंगा और उसी से सारे सवालों को आप लोगों को लगाना है। इसमें बजाय लिखने के हम एक ट्री डायग्राम बनाए दे रहे हैं और बताए दे रहे हैं आप लोगों को कि किस तरीके से आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात अभी जाके की जा रही है। ये बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम पढ़ रहे हैं, इन्हें नॉन होमोजीनियस अलग पढ़ेंगे और होमोजीनियस सिस्टम अलग पढ़ेंगे। ये सब बातें हमने आपको डिटर्मिनेंट में बता दी हैं कि नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में क्या फ़र्क होता है। यानी यहाँ पर जो सिस्टम की कंसिस्टेंसी देख रहे हैं वो सिस्टम नॉन होमोजीनियस है। देखिए सबसे बड़ी सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये होगी कि कंसिस्टेंसी में सबसे पहले हमारे पास में आप लोगों को याद होगा कि AX बराबर यहाँ के ऊपर B दिया होगा। कल की आप वीडियो देखेंगे तो उसमें एक A मैट्रिक्स होगी, एक X मैट्रिक्स होगी और एक B मैट्रिक्स होगी। ये सिस्टम दिया होगा। ये क्या दिया हुआ है, यहाँ के ऊपर दे रखा है, यहाँ के ऊपर नॉन होमोजीनियस सिस्टम। पॉइंट समझ में आ रहा है, AX बराबर B, यहाँ के ऊपर हम लोग ये हमें सिस्टम दिया हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे कि फाइंड, सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। क्लियर हो रही बात ये, AX बराबर B बराबर सिस्टम दे रखा है। हम लोगों ने क्या किया कि देन यहाँ के ऊपर ये फाइंड A, और जब A निकालने के बाद में या तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है 0 आएगी और या 0 नहीं आएगी। देखिए सिचुएशन क्या होगी कि यहाँ के ऊपर डिटर्मिनेंट हम लोगों ने निकाला, या तो ये 0 नहीं आएगी और या फिर 0 आएगी। इसको 2 हिस्सों में यहाँ के ऊपर ये बांट दिया जाएगा। पॉइंट आप समझ लें, ये सिस्टम हो गया। हम लोगों ने जो मैट्रिक्स दे रखी थी उसे डिटर्मिनेंट बनाने के बाद में उसकी वैल्यू निकाली, या तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा यानी कोई नंबर मिलेगा और या वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो यहाँ के ऊपर ये देन A इज नॉन सिंगुलर। देखिए ये मैंने बात आपको एक जगह पर ओरली बताई थी, फिर यहाँ पर हम ओरली बता रहे हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, और नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। ये पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। सिंगुलर डिटर्मिनेंट 0, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यही बात लिखी गई कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली गई और अगर 0 नहीं आई तो इसका मतलब कहा जाएगा कि A इज नॉन सिंगुलर, और अगर नॉन सिंगुलर होगा तो देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज consistent and have unique solution। ये बात आप लोग यहाँ पर बात को समझ लें। नहीं 0 आई तो मैट्रिक्स कैसी हुई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुई, देन A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बात ध्यान रखिएगा। then system is consistent and have unique solution।
और फिर इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर हम लोग a इनवर्स b से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या हो गई कि डिटर्मिनेंट 0 आ गई। सब लोग देखते रहिएगा, अभी यहीं पर मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। तो ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये जो है देख लीजिए, यहाँ के ऊपर ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। दो हिस्सों में बंटने का मतलब ये हो गया कि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी डिटरमिनेंट 0 आ गई। तो यहां के ऊपर ये कहा जाएगा कि देन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। देखते रहिएगा आप लोग, यहां के ऊपर इसका मतलब ये हो जाएगा कि देन ए इज, यहां के ऊपर ये सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें दो सिचुएशन होंगी कि नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा कि या तो नो सॉल्यूशन होगा, देखिए अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो या तो नो सॉल्यूशन होगा, ये मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर कहलाएगी, और इस सिचुएशन में या तो नो सॉल्यूशन होगा और नो सॉल्यूशन, आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ, यहां का देखिए दो चीजें होंगी कि जैसे ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ये कंडीशन भी हम लोगों को कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में या तो सॉल्यूशन नो होगा और या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अगर नो सॉल्यूशन है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो सिस्टम कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट कहलाएगा। आप समझ लें इस चीज को कि या तो यहां के ऊपर ही आ जाएगा। देखिए अब सिचुएशन समझ लें आप कि नो सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर हमें ये कंडीशन, देखिए अगर ये आ रहा, अगर नो सॉल्यूशन है तो कैसे होगा, हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और इनटू यहां के ऊपर ये बी निकालेंगे। अगर ये 0 के बराबर नहीं है देन नो सॉल्यूशन, देन क्या हो जाएगा, यहां के ऊपर ये आ जाएगा नो सॉल्यूशन। और अगर हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ, सारे बच्चे देख लें, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू यहां के ऊपर ये बी निकाला और 0 आ गया, यानी हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए कल निकाल चुके हैं, और उसके साथ बी को उसमें हम लोगों ने मल्टीपल में कर दिया। अगर वैल्यू 0 आ गई तो यहां के ऊपर ये आ जाएगा देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सिस्टम इज, यहां के ऊपर कंसिस्टेंट, सारी बातें आप समझ लें, मैंने आपको पूरा पॉइंट यहां के ऊपर ये पढ़ा दिया। फिर सुन लीजिए, ये सिस्टम दे रखा होगा, नॉन होमोजीनियस होगा। नॉन होमोजीनियस में क्या होगा कि इससे हम लोग डिटर्मिनेंट बना लेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं आएगी तो सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा और यूनिक सॉल्यूशन, और इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाएगी। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो फिर हमारे पास में दो केसेस हो जाएंगे, या तो नो सॉल्यूशन होगा और या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालना पड़ेगा। अगर 0 के बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन, और अगर 0 के बराबर है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब इसके ऊपर मैं अभी आप लोगों को एग्जाम्पल भी करके यहाँ के ऊपर दिखाऊंगा। इस पूरे ट्री डायग्राम को पॉज करके आप बात जो है वो समझ लें। और सिस्टम जो है वो नॉन होमोजीनियस है। अब इसमें यहाँ के ऊपर आप एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में यहाँ के ऊपर 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशंस होंगी, और 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस होंगी। अगर हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल 2x + 5y = 7, देखिए यहाँ के ऊपर यही पे देखिए एग्जाम्पल ये है कि 2x और प्लस 5y = यहाँ के ऊपर 7 दे रखा है। 6x + 15y = 13 दे रखा है, और यहाँ के ऊपर ये दे रखा है 6x + 15y = यहाँ के ऊपर 13। ये सिस्टम दे रखा है, और हमें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो यहाँ के ऊपर ये चेक करना है। आप देख लें इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अब एक एक चीज़ निकालते जाएंगे और मिटाते जाएंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे, देखिए ये सिस्टम दे रखा है। हम लोग अब सिस्टम को हमने इस फॉर्म में नहीं लिखा,
तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ के पर इसकी डिटर्मिनेंट निकाली। तो देखिए डिटर्मिनेंट जब हम लोग निकालेंगे, ये मिटाते जाएंगे हम एक चीज़ को, तो हम लोगों ने यहाँ के पर डिटर्मिनेंट बराबर यहाँ के पर यह वैल्यू आ जाएगी 2, 6 और 5 और यहाँ के पर 15, सब डिटर्मिनेंट में पढ़ा चुका हूँ कि ये 2, 6 ये कॉलम हो जाएगा, 5 और 15 ये हो जाएगा। नॉन होमोजीनियस है, x और y पर यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर अगर हम x लगा भी दें तो पावर 0 हो जाएगी। डिफरेंट पावर्स हो जाने से x और y की, यहाँ 1 1 है और यहाँ 0, तो इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस कहलाएगी। और होमोजीनियस में x और y पर पावर सेम होती है हर तरफ। तो यहाँ पर जब हम लोग यहाँ के ऊपर करेंगे तो आप लोग देख लीजिए, तो वैल्यू मिल जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 30 माइनस यहाँ के ऊपर ये 30 बराबर 0। पॉइंट आप समझ लें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 आ गई, ये आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर ये सिचुएशन आ गई, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन हो और चाहे 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन हो, हमारा केस जो है वो यही लगेगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये वाला मामला सेट हो रहा है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला हो रहा है। डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। देखिए मैंने कल आप लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए निकाल कर दिखा दिया और यहाँ पर फिर हम आपको निकाल कर दिखा रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके कोफैक्टर निकालते हैं। तो 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए कोफैक्टर ऑफ यहाँ के ऊपर ये 2 बराबर -1 होल टू द पावर, पहले रो का है पहले कॉलम का है, तो 1 प्लस यहाँ के ऊपर 1 होगा और इनटू ये जाएगा और ये जाएगा इनटू 15 बराबर यहाँ के ऊपर ये 15 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में फिर हम लोग कोफैक्टर ऑफ 5 लिखेंगे। तो -1 पहला रो है और दूसरा कॉलम है और इनटू ये जाएगा और ये जाएगा तो बराबर 6 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा माइनस के यहाँ के ऊपर ये 6 आप लोगों ने देखा। कोफैक्टर निकालने के लिए -1 होल टू द पावर r प्लस c होता है और इनटू यहाँ के ऊपर इसका माइनर हो जाता है। तो जब 2 की बात करेंगे तो इसकी सीध का रो जाएगा माइनर निकालने के लिए, इसकी सीध का रो जाएगा, इसकी सीध का कॉलम जाएगा, तो यहाँ के ऊपर 15 आ जाएगा। अब हम आगे निकाल नहीं रहे हैं, हमने पहले रो के कोफैक्टर निकाल दिए और उनको हम लोग इसकी जगह पर रख देंगे। तो नई मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, देखिए मैं सब मिटा दूंगा, आप लोग देख लीजिए इस चीज़ को। तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा मैट्रिक्स, यहाँ के ऊपर ये बराबर ए, ये देखिए मैट्रिक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 15 और -6। और जब हम 6 और 15 के कोफैक्टर निकालेंगे तो 6 और 15 के कोफैक्टर जो हैं भी निकाल ही लीजिए। देखिए और निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो कोफैक्टर ऑफ यहाँ के ऊपर जो 6 निकलेगा, देखिए ये, तो माइनस इसका निकाल रहा हूँ मैं, बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा -1, दूसरा रो है और पहला कॉलम है, ठीक है, और इनटू ये जाएगा और ये जाएगा, ये आ जाएगा 5, तो बराबर ये आ जाएगा माइनस का यहाँ के ऊपर ये 5। और उसके बाद में जब हम 15 का निकालेंगे, दूसरा रो और दूसरा कॉलम है, क्या है, दूसरा रो और दूसरा ही कॉलम है, और इनटू ये जाएगा और ये जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, ये यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अभी एडजॉइंट ऑफ ए निकला नहीं है, फिर क्या करेंगे कि जब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, देखिए एडजॉइंट ऑफ यहाँ के ऊपर ये ए निकाला, तो यहाँ के ऊपर इसके रोज को कॉलम में कर देंगे, इंटर ट्रांसपोज कर देंगे, 15 और -6 और -5 और यहाँ के ऊपर ये 2, ये हम लोगों ने निकाल दिया। बात आप समझ रहे हैं। इसके बाद में मैं मिटाऊंगा, बात आप समझ लें। और इसके बाद में एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद में बी वाली जो मैट्रिसेस है 7 और 13 वाली, ये बी है, ये है 7 और 13, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ यहाँ के ऊपर ए निकालेंगे, इनटू बी निकालेंगे, और 15 और -5 -6 और यहाँ के ऊपर 2, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर बी मैट्रिक्स, यहाँ के ऊपर 7 और यहाँ के ऊपर ये 13, ये हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू यहाँ के ऊपर बी रख लिया। अब इन दोनों मैट्रिसेस को बच्चों मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर का निशान मिलेगा, और निशान लगाने के बाद में देखिए पहला रो और पहला कॉलम है, तो ये आ जाएगा, देखिए 15 × 7 और ये प्लस लगेगा,
और -5 और यहाँ के ऊपर ये 13 माइनस के 65 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा रो और ये कॉलम हो जाएगा तो -6 × 7 होगा और +2 इंटू यहाँ के ऊपर आ जाएगा 13। देखिए वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है तो बराबर रिजल्ट आ जाएगा 15 सत्ते 105, ये 40 बचेगा और 13 दूनी 26 42, तो ये माइनस के यहाँ के ऊपर मिल जाएगा 16। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 13 दूनी 26 और 42 भी, देखिए 42 में से 26 घटा दीजिएगा तो 12 में से 6 गया 6 और ये माइनस के 16, देखिए ये आ गई वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला गया, सारे बच्चे देखें वो ये निकला, यानी इसका मतलब ये है कि इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब पक्का हो गया कि देन नो सॉल्यूशन। तो आप लोग लिखेंगे देन, ये सब मिटाएंगे हम, नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, एंड सिस्टम इज यहाँ के पर इनकंसिस्टेंट। सारे बच्चे इस बात पे गौर करना है। अब देखिए मैं पूरा सवाल आपको लगा के दिखाऊंगा, ये मैंने आपको खेल दिखा बता दिया कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, लेकिन अगर आप उस इनकंसिस्टेंसी की पिक्चर देखना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि वो कैसे दिखे हमको कि साहब इनकंसिस्टेंट है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसा करिए कि चेक करने के लिए आप इक्वेशन नंबर 1 में मैं लिख रहा हूँ, चेक करने के लिए चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पुट यहाँ के पर y बराबर यहाँ के पर k इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में y बराबर k रखिए, और जब y बराबर k रखिएगा तो 2x बराबर 7 माइनस यहाँ के पर 5k आएगा। क्या आ जाएगा? 2x बराबर 7 माइनस और ये 5k। तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी 1/2 टाइम्स 7 माइनस यहाँ के पर ये 5k आ गई। इस x की वैल्यू को यहाँ रखिए लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये देखिए 6 आया इंटू 1/2 ब्रैकेट में 7 माइनस यहाँ के ऊपर 5k आया प्लस 15 और y की जगह के ऊपर k आ गया। सारे बच्चे देख लें, इसके लेफ्ट में हम लोगों ने ये वैल्यू रखी तो बराबर यहाँ से आ जाएगा, देखिए 3 सत्ते यहाँ के ऊपर आ जाएगा 21 और माइनस का यहाँ से आ जाएगा 15k और प्लस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा 15k ये वाला, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 21, और 21 जो आएगा तो ये 13 के बराबर नहीं आना, क्या चाहिए था 13। अगर 13 आ जाता तो फिर सिस्टम इनकंसिस्टेंट नहीं होता बल्कि कंसिस्टेंट होता। ठीक है, और कंसिस्टेंट होता तो सॉल्यूशन क्या होता? सॉल्यूशन क्या होता? सॉल्यूशन होता y बराबर k और x बराबर 1/2 टाइम्स 7 माइनस 5k वेयर k इज एनी नंबर। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये मैंने आप लोगों को पूरी सिचुएशन समझा दी, 36 सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने बातें आपको जो है वो बता दी, इनकंसिस्टेंसी की पिक्चर भी दिखा दी आपको। देखिए इस तरीके से इनकंसिस्टेंसी चेक की जाएगी, इनकंसिस्टेंसी किस कंडीशन में होगा वो कंडीशन भी बता दी। अब मैं इसको यहाँ के ऊपर थोड़ा रब कर रहा हूँ और रब करने के बाद में फिर चीज़ों को मैं बताऊँगा कि अगर कहीं पर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो क्या करेंगे। देखिए देखिए मैं अभी कंडीशन नहीं मिटा रहा हूँ, ट्री डायग्राम नहीं मिटा रहा हूँ, कि जिससे आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए। देखिए मैंने अभी देखिए मैंने अभी आप लोगों को यहाँ के ऊपर ये पढ़ाया था, इसको मैं वैसा ही कर देता हूँ। ए एडजॉइंट ऑफ यहाँ के ऊपर ए इंटू बी
इज़ नॉट इक्वल टू 0, और उसके बाद में हमने आपको बता दिया था इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज सिंगुलर, नो सॉल्यूशन। ये मैंने अभी अभी आप लोगों को पढ़ाया था। इसके बाद में आप लोग देखें, अगर हमारे पास में यहां पर ये दे रखा है 4x माइनस 5y माइनस के 2z बराबर 2, माइनस के 2z बराबर 2, ये सिस्टम में 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन का बता रहा हूं, और 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन का मैंने मामला जो है वो आपको बता दिया। 5x माइनस 4y प्लस 2z बराबर माइनस 2, प्लस 2z बराबर यहाँ के पर ये माइनस 2 है, और 2x प्लस 2y प्लस 8z बराबर माइनस 1 है, प्लस 8z बराबर यहाँ के पर माइनस 1 है। और फिर हम लोग वही कंसिस्टेंसी चेक करना है कि सिस्टम, देखिए अगर सॉल्वेबल है तो हमने सॉल्व करना आपको सिखा दिया है। अब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्योर नॉन होमोजीनियस सिस्टम की कंसिस्टेंसी को चेक कर रहे हैं। अब हम आपको मामलात को ज़्यादा बताएंगे नहीं। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये सिस्टम दे रखा है, ये सिस्टम हो गया, क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हम लोगों ने देखिए ये डिटर्मिनेंट निकाल ली, ये आ जाएगा 4, ये 5 और यहाँ के ऊपर ये 2, माइनस 5 माइनस 4 और ये देखिए 2 और माइनस 2, ये 2 और यहाँ के ऊपर ये 8। ये हम लोगों ने इससे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम बनाया और इसकी वैल्यू निकाली। अब ये घर पे आप लोग करेंगे, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बराबर 0 मिलेगी आफ्टर सॉल्विंग। आफ्टर सॉल्विंग जब आप घर पे सॉल्व करिएगा तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ के ऊपर 0 हो जाएगी। देखिए यहाँ ये कर दिया मामला, और जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, या तो नो सॉल्यूशन होगा और या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ये दो बातें होंगी, लेकिन वो इस बात पर डिपेंड करेंगी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो 0 है या 0 नहीं है। देखिए पहली बात तो आप ये बात आप समझ लें कि जैसे ही इसकी वैल्यू यहाँ के ऊपर, ये हम लोगों ने इसको ए के बराबर मान लिया है डिटर्मिनेंट, जैसे ही इसकी वैल्यू 0 आई तो आप लोगों को फार्मूला बताया गया है इन्वर्स निकालने का, कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम लोग इन्वर्स निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर रहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे रहता है, और जब डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर खाली आपसे पूछा जाता है कि फाइंड इन्वर्स, तो पहले आप लोग उसकी डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सारे बच्चे बहुत गौर से सुन लें, कभी कभी सवाल में सिस्टम दिया होगा और कहेगा कि इन्वर्स निकालिए, तो सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद में आप ये देखेंगे कि 0 आई वैल्यू या नॉन ज़ीरो वैल्यू आई। अगर वैल्यू 0 आ जाए तो आप कह दीजिएगा कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो पहली बात तो आप यहाँ के ऊपर ये लिखें कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए ये हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये एक स्टेप हमने आगे बताया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि मामला ये है क्या इनफाइनाइट नंबर वाला है, तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ यहाँ के ऊपर ए। देखिए सारे बच्चे यहाँ के ऊपर देखिए बी जो है यहाँ के ऊपर ये है, ये ध्यान दे लीजिएगा कि अगर कोई भी आदमी यहाँ के ऊपर बी निकालना चाहे तो ये निकलेगा 2 -2 और यहाँ के ऊपर ये -1, ये निकलेगी। ये आप लोगों को कल सिस्टम जो है वो आप लोगों को मालूम है कि यह किस तरीके से यहाँ के ऊपर निकलेगा। अब हम इतना बड़ा सवाल दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि एक पॉइंट पर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर समझा दिया। सारे बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे,
निकालना सिखा दिया मैंने आप लोगों को कि इससे डिटर्मिनेंट बनाइएगा और डिटर्मिनेंट में हर कॉन्स्टिट्यूएंट का कोफैक्टर निकाल कर ट्रांसपोज कर दिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा और इसको उससे मल्टीप्लाई कर दिएगा बी वाली मैट्रिक्स को। तो एडजॉइंट ऑफ ए और यहाँ के ऊपर जब बी निकालिएगा तो ये ज़ीरो नहीं आएगी, इज़ नॉट इक्वल टू यहाँ के ऊपर ज़ीरो आफ्टर सॉल्विंग। यहाँ के ऊपर भी घर पर करिएगा आफ्टर सॉल्विंग, ये आप घर पे करिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकाला और उसके बाद में ये बी वाली मैट्रिक्स उसके प्रोडक्ट में कर दी, तो ये ज़ीरो नहीं आएगी आफ्टर सॉल्विंग। और अगर ये ज़ीरो नहीं आई, ये देखिए, तो इसका मतलब ये मामला क्या हो गया, कहीं कुछ आगे नहीं जाना है, नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो रही बात ये? यहां तक आया। अब ये एक सवाल हो गया। अब इसके बाद इसको भी मैं रब करता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा और सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा। देखिए अब आप लोग, ये मैंने आपको दूसरे सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के लिए सिचुएशन को समझा दिया कि ये सिस्टम जो है। अब एक बात आप और सुन लीजिए, अगर आपको फिर वही पिक्चर देखना है तो आप ऐसा करिएगा कि मान लीजिए z बराबर आप k ले लीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1 में भी रखिए, बात सुनिए, और इक्वेशन नंबर 2 में भी रखिए z बराबर k। तो दोनों इक्वेशन 1 और 2 जो है वो x और y में k के बराबर बन जाएंगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, x और y निकाल लीजिए। x निकल आएगा दो इक्वेशन को सॉल्व करने पर, y निकल आएगा और z बराबर k मान ही चुके हैं। इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट में रखिए तो आपको राइट नहीं मिलेगा, तो ये इनकंसिस्टेंसी की पिक्चर होगी। समझ बात आ गई? इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर, जैसे हमारे पास में ये दे रखा है कि दे रखा है, अब इसको देखिएगा 5x प्लस 3y। देखिए क्या दे रखा है यहाँ के ऊपर, ये 5x और प्लस 3y और प्लस 7z बराबर 4, ये हो गया। इसके बाद में 3x प्लस 26y प्लस 2z बराबर 9 प्लस 2z इज इक्वल टू यहां के ऊपर 9 है, 7x प्लस 2y प्लस 10z बराबर 5। देखिए ये सिस्टम दे रखा है और हमको चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। देखिए बात समझ लीजिए, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करने का प्रोसेस कल मैंने आप लोगों को बता दिया, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो मामला आज हम लोग चेक कर रहे हैं। हमारे पास में ये सिस्टम दे रखा है और इस सिस्टम की कंसिस्टेंसी हम लोगों को चेक करना है। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया बच्चों कि इसका डिटर्मिनेंट निकाला, 5, 3, 7, 3, 26 और यहाँ के ऊपर ये 2, 7, 2 और यहाँ के ऊपर ये 10। आप लोग बात समझ रहे हैं? ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 मिलेगी, लेकिन आफ्टर सॉल्विंग। इसके बाद में दूसरा पॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और बी ये है 4, 9 और यहाँ के ऊपर ये 5, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये भी 0 आ जाएगी। अब आप इतना काम घर पे करेंगे, कैलकुलेशन करने से टाइम का वेस्टेज होगा हमारे। तो हमने डिटर्मिनेंट भी निकाल दी, आपने देखी ली। उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ ए निकालिएगा और इनटू बी निकालिएगा और इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट भी 0 आ गई, ये देखिए ये आ गया, और एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो भी 0 आ गया। तो इसका मतलब यह है कि ये बात अपनी जगह के ऊपर तय हो गई कि या तो नो सॉल्यूशन होगा
वो सॉरी नो सॉल्यूशन कह रहे हैं, नो सॉल्यूशन तो इस पर ये तो मामला ख़त्म ही हो गया। इसका मतलब ये बात तय हो गई कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। यहाँ के पर हमने यहाँ के पर लिख दिया कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ यहाँ के पर a इंटू बी बराबर 0, देन सिस्टम is consistent and have infinite number of solution। यहां तक बात आ गई। देखिए बात आप समझ लीजिए इस चीज को। अब कोई भी आदमी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन होगा, तो नो सॉल्यूशन की मैंने आपको पिक्चर दिखाई। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो भी हम इसकी पिक्चर जो है वो यहाँ के ऊपर देखेंगे। देखिए हम लोगों ने फिर अभी हमने जैसे आपको बताया था कि z बराबर यहाँ के ऊपर k लिया और इक्वेशन नंबर 1 और 2 में रखा z बराबर k। ए देखिए यहाँ से मैं चल रहा हूँ और यहाँ से चलने के बाद में आप देखें यहाँ के ऊपर ये पुट z बराबर k इन 1 एंड यहाँ के ऊपर ये 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी देखिए 5x और प्लस का यहाँ के ऊपर 3y बराबर 4 माइनस यहाँ के ऊपर ये 7k, 4 माइनस यहाँ के ऊपर 7k। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा देखिए 3x और प्लस 26y और बराबर आ जाएगा 9 माइनस यहाँ के ऊपर ये 2k। ये देखिए दो इक्वेशंस बन गई। z बराबर k रखने से इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये बन गई। अब हम इसको साइमल्टेनियसली 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 5 से यहाँ कर दें और घटा दें तो हमें y मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो हम लोगों को यहाँ के ऊपर मिल जाएगी। x बराबर मिलेगा 1/4 और ब्रैकेट में 7 माइनस यहाँ के ऊपर ये 6k। पॉइंट समझ में आ रहा है? 16k है, 6k नहीं है बल्कि 16k। और y की वैल्यू मिल जाएगी, x बराबर 1/11 है, 4 नहीं है ये, 1/, यहाँ के ऊपर 11 सॉल्व करने के बाद मिलेगी 7 माइनस 16k और y बराबर 1/11 और ब्रैकेट में मिल जाएगा यहाँ के ऊपर k प्लस 3, 1/11 और k प्लस 3। बात आप समझ लें, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, x और y हम लोगों ने निकाल लिया और z बराबर k है। x, y और z की वैल्यूज उठाकर इस इक्वेशन नंबर 3 में रखी जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट जो है वो 5 आ जाएगा। जरा गौर करिएगा हर आदमी। देखिए 7 ये रखा गया और x की वैल्यू यहाँ के पर 1/11, 7 माइनस 16 के इक्वेशन नंबर 3 में रखी जा रही हैं वैल्यूज, और प्लस का 2 इंटू 1/11 और ब्रैकेट में यहाँ के पर आ जाएगा k प्लस 3 और प्लस यहाँ के ऊपर ये 10 और यहाँ के ऊपर k, z की जगह पर k, और आना क्या चाहिए 5। अगर 5 आ जाएगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। देखिए मैंने पॉइंट आपको समझा दिया, बात दिमाग में रख लें अपनी आप। तो लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड है, गौर करिएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आ जाएगी जाकर 11 एलसीएम में आ गया, तो आ जाएगा यहाँ के पर 49 माइनस 112 के प्लस 2 के और प्लस 6 और 11 दहाम यहाँ के पर 110 के। आप बात गौर कर लें, तो आप खुद ही गौर कर लें। एक 110 के और 2 के, 112 के, और ये देखिए 112 के घट गया। 49 में से 6 गया तो कितना बचा 3, 9 में से 6 गया 3 और 4 और बटे यहाँ के पर ये आ जाएगा, कुछ गलत किया है, 49 और 6 घटाएंगे नहीं बल्कि ये आ जाएगा 55 और बटे 11। देखिए 49 ये हो गया और 6 को जोड़ दिए 55 और बटे 11 बराबर कितना मिल गया यहाँ के पर 5। राइट हैंड साइड बराबर यहाँ के ऊपर 5 मिल गया। बात आप समझ लें,
इसका मतलब यह है कि सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए। वो सॉल्यूशन क्या हुए, x बराबर दिस, y बराबर दिस एंड z बराबर यहां के ऊपर k, वेयर k इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर। यहां तक पॉइंट हो गया। इसके बाद में अब हम और आगे बढ़े और देखिए मैंने आप लोगों को यहां के ऊपर ये बात बता दी, अब मैं मिटा रहा हूं उसको। देखिए अभी तक जो कंसिस्टेंसी हम लोग पढ़ रहे थे, अभी हमने टॉपिक को चेंज नहीं किया है और ना मैट्रिक्स ख़त्म हो गई है। कल मैं क्लास 10 की मैट्रिक्स के भी कुछ सवाल आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि जो बच्चे बैठे हुए क्लास 10 के पढ़ने वाले उनको भी कुछ मिल जाए। अभी जो कंसिस्टेंसी हम लोग पढ़ रहे थे वो नॉन होमोजीनियस के लिए पढ़ रहे थे। अगर सिस्टम होमोजीनियस हो जाए, देखिए मैं लिख रहा हूं कंसिस्टेंसी ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, बात आप गौर करें कि हम लोग कंसिस्टेंसी ही पढ़ रहे हैं लेकिन होमोजीनियस सिस्टम की पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नॉन होमोजीनियस पढ़ा था। देखिए अगर हमारे पास में कोई सिस्टम दे रखा है इस तरीके से, यहाँ के पर ax बराबर यहाँ के पर ये b, तो ये नॉन होमोजीनियस होता है। क्या होता है, यहाँ के पर नॉन होमोजीनियस। इसके बाद में इफ अगर ax बराबर यहाँ के ऊपर ये 0 हो जाए, दैट इज b बराबर 0 हो जाए, b बराबर क्या हो जाए, यहाँ के ऊपर 0, तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम जो है वो होमोजीनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिस्टम, सब लोग मेरी बात को बहुत कायदे से गौर कर लें कि ये नॉन होमोजीनियस होता है, लेकिन अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो ये यहाँ के ऊपर नॉन होमोजीनियस हो जाता है। बात को आप समझ लें। देखिए यहाँ के ऊपर ये दे रखा है ax बराबर यहाँ के ऊपर ये 0। इस सिचुएशन में होगा क्या, एक पॉइंट आप यहाँ पे समझें कि अगर हम a इनवर्स से यहाँ के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा यहाँ के ऊपर a इनवर्स a और यहाँ के ऊपर x मिलेगा और ये बराबर 0 मिलेगा। हमने थ्योरी में आपको लोगों को पढ़ाया है कि अगर a स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स निकालने के बाद में a से उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, और जब आइडेंटिटी हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा x बराबर 0। और x बराबर 0 का मतलब ये है कि ये x होगा, ये y होगा, ये z होगा, क्योंकि ये वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है, और बराबर 0 का मतलब ये हो गया कि नल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि x बराबर 0 होगा, y बराबर भी 0 होगा और z बराबर भी 0 होगा। क्या रिजल्ट निकल कर आया, रिजल्ट ये निकल कर आया कि इसको भी दो केसेस में बांटा जाएगा। देखिए क्या इसका ट्री डायग्राम मैं बना के दिखा रहा हूं और चीजें जो है यहीं के ऊपर अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि अगर हमारे पास में ax बराबर 0 दे रखा है तो ये तो होमोजीनियस सिस्टम हो गया, और सिस्टम में फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ के ऊपर फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला जाएगा, तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी ये दो हिस्सों में यहाँ के ऊपर बच्चों बटेगा।
अगर डिटर्मिनेंट निकाली गई और डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आई, और या डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ गई। देखिए ये सिस्टम हो गया, डिपेंड किस पे कर रहा है, डिटर्मिनेंट पर डिपेंड कर रहा है इसकी, और या तो 0 आएगा और या 0 नहीं आएगा, और सिस्टम जो है वो होमोजीनियस है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, मतलब इसमें दो ही केसेस बनेंगे। अगर ये सिचुएशन है तो यूनिक सॉल्यूशन, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा इसकी, तो यहाँ के पर ये आ जाएगा, यहाँ के पर ये आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पर ये आ जाएगा। अगर ये सिचुएशन है तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बस दो ही सिचुएशन है इसके अंदर, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये सिस्टम हो गया, निकाला ये गया, निकालने के बाद में या तो ये 0 आएगा, तो 0 नहीं आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन, और 0 आएगा तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ यहाँ पर सॉल्यूशन। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y बराबर 0 दे रखा है। ये देखिए एग्जाम्पल है ये, 2x + 3y बराबर 0 दे रखा है, 5x + y बराबर 0 दे रखा है। हम लोग सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ के बाद डिटर्मिनेंट निकाली। तो जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 5 ये हो जाएगा और 3 1 यहाँ के पर ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर 2 - 15 और बराबर आ जाएगा -13 में मिला, माइनस के यहाँ के पर मिल गया 13। इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट जो निकाली गई वो 0 के बराबर नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ के पर ये आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। बात को समझते जाएं आप। अब कोई भी आदमी इसको चेक करके देख लीजिएगा, तो x और y यहाँ के पर मिल जाएगा, किसी भी मेथड से सॉल्व करिएगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम यहाँ के पर कंसिस्टेंट होगा। अब इसके बाद में दूसरी एग्जांपल भी ज़रूरी है कि इनकंसिस्टेंसी भी या कंसिस्टेंसी जो भी है मामलात यहाँ के ऊपर ज़रूरी हैं। कह रहा है x + y - 2z बराबर 0। ये देखिए x + y और माइनस के 2z बराबर 0। ये देखिए होमोजेनियस सिस्टम है। x + y - 2z बराबर 0, 2x + y माइनस का 3z = 0 और 5x + 4y माइनस के 9z बराबर 0। देखिए बच्चों आप समझ लीजिए, ये यहाँ के ऊपर होमोजीनियस है और 3 यहाँ के ऊपर वेरिएबल और 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। देखिए करने का तरीका क्या होगा, ये मैट्रिक्स बनेगी 1 2 और यहाँ के ऊपर 5, 1 1 और यहाँ के ऊपर 4, -2 -3 और माइनस के 9, ये मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ के ऊपर हमारे पास में x y और z बनेगी, और यहाँ के ऊपर ये बन जाएगी 0 0 और यहाँ के ऊपर ये 0। अब बात समझ लें, ये है मामला, बात समझिए। अब इसके बाद में आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जो हमने कल तरीका बताया उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ये बात हमें यहाँ के ऊपर देखना पड़ेगी। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर डिटर्मिनेंट निकाली बच्चों, 1 1 और -2 निकाली, 2 1 और माइनस के 3 निकाली, और 5 4 और माइनस निकाली यहाँ के ऊपर। और ये बात ज़रूर गौर कर लीजिएगा कि सिस्टम होमोजीनियस है, क्योंकि नॉन होमोजीनियस के लिए कंडीशंस अलग हैं और होमोजीनियस के लिए कंडीशंस जो है वो अलग है। ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू 0 आ गई। जब आप इसको सॉल्व करिएगा इस डिटर्मिनेंट को, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको कुछ इसके अंदर देखना नहीं है, ये यहाँ के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, हेयर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ के ऊपर सॉल्यूशन। अब वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल उसी तरीके से कि z को आप k कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर करने के बाद में x और y में 2 इक्वेशन बनाकर x और y निकाल दिए, और तीसरे में यहाँ के ऊपर रख दिए लेफ्ट में, तो राइट 0 हो जाएगा। वही x y z की
जो है वो वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो है वो पढ़ा दिया और लगभग 45 मिनट का की क्लिप हो गई। इससे ज़्यादा भी बना सकता हूँ मैं, लेकिन मैं बना नहीं रहा हूँ। और इसके बाद में मैट्रिक्स जो है वो कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा। कुछ क्लास 10 की प्रॉब्लम्स कि जब बच्चे क्लास 10 वाले देखें, प्योर क्लास 10 1-2 दिन मैं पढ़ाऊँगा और उसके बाद में फिर 11-12 का तो मैंने काफ़ी पढ़ा ही दिया है, चीज़ें आप देखेंगे घर में लगाएंगे। जब क्लास 10 में पढ़ा दूंगा तो फिर 11, 12, 10 सब आप लोगों से लग जाएगा। थैंक यू।